FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, माना जाता है बच्चा भगवान का रूप होता है। किसी भी घर में जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, परंतु कभी कभार क्या होता है कि जन्मजात बच्चे में किसी प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। जिस समय तक मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो उस समय उसे अभिशाप माना जाता था। कभी कहा जाता था कि इसकी कुछ एक्स्ट्रा उंगलियां अगर हो गई हैं बच्चे की, या कई बार नाक ठीक से नहीं बना हुआ, कान अंदर की तरफ रह जाता था, तो जो देखने में कुछ इस तरह के डिफेक्ट्स होते थे। परंतु मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के साथ साथ इस तरह के डिफेक्ट्स को और इस तरह की बीमारियों को सर्जिकल इंटरवेंशन द्वारा दूर किया जा सकता है और इसमें बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रेमा मेनन, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया एंड जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। जी, और एक फिजिशियन होता है जिसे पेडिट्रिशियन कहा जाता है, जो बिल्कुल बच्चों के लिए होता है। और आजकल तो बहुत सारे लोगों को पता है, परंतु अभी भी कई जगह पे इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो बिल्कुल अलग तरह का एक्सपर्ट होता है, और बच्चों के डॉक्टर के बीच में जो उनकी सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, पीडियाट्रिक सर्जन, वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो वही सर्जन आज हमारे साथ हैं। और डॉक्टर मेनन, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चों में जन्मजात पैदा होते ही या माँ के गर्भ में जो डिफेक्ट आ जाते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं? जी, वक्त के साथ ऐसा है कि माँ का जो अल्ट्रासाउंड होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, इसमें बहुत एडवांसमेंट आ चुका है। तो इससे कई सारे जो डिफेक्ट्स हैं, ये नहीं कि बस बाहर हो, जैसे फिंगर एक्स्ट्रा हो गया या ऐसे कुछ, या कोई स्वेलिंग है, सूजन है जो बाहर से दिखता है। इसके अलावा जो पेट के अंदर भी जो होता है या छाती के अंदर जो होता है, ये भी काफ़ी जल्दी पकड़ा जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जब माँ गर्भवती होती है तो पहले से ही, जैसे बताते हैं, अल्ट्रासाउंड करना है। तो 12 से 14 हफ्ते के अंदर, या मतलब 18 से पहले एक बार ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराना है। तो इससे जो माँ का जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पानी होता है बच्चे के आसपास, लेकिन बच्चे के शरीर के अंदर भी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी पता लगता है। उसके बाद फिर हमें 24 हफ्ते के आसपास ज़रूर 20 और 24 के बीच में भी फिर से करवाना चाहिए। इसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ताकि जो बॉडी के अंदर की जो पार्ट्स हैं, जैसे गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, या जो दिल की बीमारियां हैं, ये सब पकड़े जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड अल्ट्रासाउंड से एक्को होती है हार्ट के लिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड से ये पकड़ा जाता है। तो जैसे अभी आप मान लीजिए कि सिर से पांव तक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम पैदा होने के बाद कई बार पता करते थे, अभी हम अगर अल्ट्रासाउंड अच्छे से हुआ है, एक्सपीरियंस डॉक्टर ने किया है, तो ये सब पहले ही पता लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमें दिख गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। कई ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे गुर्दों में सूजन आ सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब माँ के पेट में जब बच्चा है तभी हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। वो एक साइड में हो सकता है, दूसरी साइड में भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि हम कई उसमें साइज़ वगैरह देखते हैं कि स्वेलिंग बढ़ती है क्या, तो बार बार हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो उसमें कई बार हम देखते हैं, ये एक्चुअली बहुत कॉमन होता है। अगर प्रेगनेंसी 100 हैं तो उसमें 2 को तो ऐसा होता है कि बेबी को, फीटस को हम बोलेंगे, बच्चा जो अंदर है उसको ये स्वेलिंग है। तो कई बार ये ठीक भी हो जाता है बच्चे के पेट के अंदर जब होता है या पैदा होने के बाद। तो ये एक तरह से समझ लीजिए थोड़ी माइनर चीज़ है। कई बार क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि जैसे सिर में है, सिर में पानी भर सकता है। जी जी। तो उसमें कुछ साइज होती है, जो बड़े सिर के साथ जो बच्चा बड़े सिर, तो वो उसमें भी माइल्ड वैरायटी होती है, मॉडरेट होती है, सीवियर होती है। तो हम लोग देखते हैं, हालांकि हम बच्चा पैदा होने के बाद ही सर्जरी करते हैं, लेकिन हमारे पास रेफरल भी आती है, हर रोज़ हर OPD में आती है। 10 से 15 माएँ आती हैं जिनके अल्ट्रासाउंड में कुछ डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ है फीटस में। जी जी। तो सिर में पानी हो सकता है, बैक का जो बोन है वो ठीक से बना नहीं होगा, वहाँ पे फोड़ा जैसे हो सकता है, जिससे बाद में हो सकता है बच्चे की पैर ठीक से ना चले। तो उसके बाद हम नीचे आए तो गर्दन में भी कुछ चेंजेस आ सकती हैं। तो हो सकता है कि गर्दन के पीछे कुछ सूजन हो, तो उससे फिर हम कुछ क्रोमोसोमल एनॉमली बोलते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, तो वो भी एसोसिएटेड होता है, जो काफ़ी पहले पकड़ा जाता है, 12-14 हफ्ता में ही। तो कई बार स्वेलिंग भी होती है वहाँ पर,
जो काफ़ी सीवियर हो सकती है। उससे क्या होता है कि जो सांस की नली है उस पर दबाव पड़ता है, और जब बच्चा पेट के अंदर है या पैदा होते ही उसको ये सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि बच्चा को गिराना है, हम लोग मैनेज करते हैं पैदा होने के बाद भी, लेकिन हम प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें पता है कि पैदा होते ही इसको कुछ एक्स्ट्रा जो है सांस लेने में जो दिक्कत है उसके लिए हमें कुछ रेडी रखते हैं हम बहुत कुछ। तो अब अगर आप नीचे आए छाती में, तो जो फेफड़ा है उसके अंदर भी कुछ पार्ट ऐसे हो सकती है जो ठीक से नहीं बनी है जी। अगेन इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो 28 हफ्ते के अंदर ठीक भी हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि इतने बढ़ जाते हैं कि उसमें कभी कभी माँ पे भी असर होता है, फिर हो सकता है हमें बच्चा जो है वो कंटिन्यू ना करें प्रेगनेंसी, बट वो डिसीजन हम लोग काफ़ी सोच के ही लेते हैं। जी जी जी। अब एक और तकलीफ होती है जिसमें जो पेट के अंदर जो आंत है ये छाती के अंदर जा सकती है, तो ये काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो जो आंतें ऊपर चली जाती हैं उसमें वो दबाव पड़ाते हैं, अपना जो लंग है जो फेफड़ा है उसका डेवलपमेंट में असर होता है, वो छोटा बनता है, और पैदा होते ही उस बच्चे को भी काफ़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जब होता है तो हम ये बोलते हैं कि माँ का डिलीवरी ऐसे जगह पे हो जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक सर्जन भी करे, नियोनेटोलॉजिस्ट हो, मतलब बिल्कुल जो न्यूबॉर्न है उसको देखने वाले, तो ये सब अरेंजमेंट के लिए हम ऐसा करते हैं कि माँ को ही वहाँ लेके आते हैं। जी जी जी। मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ उस सेंटर में होनी चाहिए जहाँ उनकी डिलीवरी हो। तो वैसे आप मान लीजिए कई बार आंत पूरी बनती नहीं है, थोड़ी सी बनी होती है, पेट में फूलन आती है पानी की वजह से, कभी यूरिन के रास्ते में और भी तकलीफ़ें हो सकती हैं कि पेशाब जहाँ से जा रहा है स्पेशली लड़कों में वहाँ पे रुकावट होती है, तो उसमें दोनों गुर्दों पे असर होता है, तो ऐसे बच्चों को लॉन्ग टर्म भी कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है जब बच्चा पेट में है। बाकी ऐसे ही या और भी कई सारी चीज़ें हम पैदा होने के बाद भी, क्योंकि हर चीज़ पैदा होने से पहले पकड़ा नहीं जाता या अल्ट्रासाउंड नहीं होता या उसमें पता नहीं चला, तो आफ्टर बर्थ हम न्यूबॉर्न से लेके 12 साल कई बार 18 साल तक इनका इलाज होता है। तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आती हैं। कई बार जो स्टूल करने की जगह है वो बनी नहीं होती है, पैदा होने के बाद ही ये पता चलता है, तो उसमें हमें कुछ 1 या 2 या 3 सर्जरी भी करनी पड़ती है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोगों को शायद पता ना हो, बट ये सारी चीज़ें पीडियाट्रिक सर्जन्स करते हैं। जी, आपका कहने का मतलब है कि जब भी कभी प्लानिंग कर रहा है कोई अपने न्यूबॉर्न के लिए तो उसे लगातार मॉनिटरिंग करवाते रहना चाहिए। वैसे तो आजकल प्रेस्क्राइब्ड है कि फलां हफ्ते के बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। कई बार अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर मेनन बताया जाता है कि किडनीज़ पूरी तरह से दोनों साइड की डेवलप नहीं है, एक ठीक चल रही है दूसरी नहीं है, परंतु बर्थ लेने के बाद बच्चे को जब मॉनिटर किया जाता है तो कहा जाता है कि धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसमें भी कभी कॉम्प्लिकेशन आती है कि अपने आप ठीक हो जाता है? नहीं, वो क्या कंडीशन है उसके ऊपर होता है। कई बार क्या होता है कि एक किडनी बना ही नहीं होगा और एक किडनी होगा जी, तो ये हम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मानेंगे, तो हम तो कहेंगे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। फिर जैसे मैंने बोला कि सूजन हो सकती है, वो एक आप मान लीजिए हम अगर बोलें कि 1 सेंटीमीटर तक स्वेलिंग है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद ये ठीक भी हो जाएगा। तो ये अगर दोनों तरफ है तो भी कोई बात नहीं, हमें उससे दिक्कत नहीं है और हम इनको मॉनिटर करते रहेंगे। पैदा होने के बाद हम ये बोलेंगे पेरेंट्स को कि आप ये देखें कि बच्चा यूरिन अच्छे से कर रहा है कि नहीं। 24 घंटे में फर्स्ट 24 आवर्स में हमेशा बच्चा जो पैदा होता है वो यूरिन करता है जी। तो अगर ना करे तो डेफिनेटली काफ़ी अर्ली हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। ये तो हो गया कि हम यूरिन स्ट्रीम देख रहे हैं। कई बार पेट में सूजन होती है तो हमें सस्पेक्ट करते हैं कि शायद किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो दोनों गुर्दों में क्या असर हुआ है उसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड भी होता है पैदा होने के बाद। और उसके बेसिस पे अगर हमें लगे कि ये स्वेलिंग जो है थोड़ा ज़्यादा है, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, फिर हम और भी टेस्ट करते हैं। उनको हम न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो स्कैन करते हैं, तो उसमें जो किडनी है उसका फंक्शन पता चलता है और वो कैसे ड्रेन करता है ये भी बताता है। तो और भी टेस्ट होते हैं जो एक्सरे के साथ हम कुछ दवाइयाँ डाल के फंक्शन और जो उसकी ड्रेनेज है ये सब देखते हैं। जी डॉक्टर प्रेमा, बहुत सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो आपके एंड पर ही सॉल्व किए जाते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन किए जाते हैं,
परंतु कुछ इस तरह की भी बातें होती हैं जो आप रेफ़र करते होंगे प्लास्टिक सर्जरी वालों को, या फिर हार्ट की जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बच्चों को कहा जाता है कि हार्ट में पैदा होते ही छेद है, तो वो किस तरह से आपके डिपार्टमेंट द्वारा आगे भेजा जाता है? तो पहले ये होता है कि जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उस बच्चे का जनरल चेकअप होता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे, जैसे हमारा ऑपरेशन के लिए तो आया है बच्चा, लेकिन साथ साथ पहले पता चला हो या हम डिटेक्ट करते हैं कि मान लीजिए हार्ट में छेद है, तो हम तो उसका इलाज तो डायरेक्टली नहीं करते हैं, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उसमें भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज करने वाले हैं, तो वो देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जिसका छेद हो उसको ऑपरेशन की ही ज़रूरत है। कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में अपने आप बंद भी होते हैं, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं। तो एक बार उनकी क्लियरेंस होगी तब हम ऑपरेशन करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हार्ट की होती है वो भी कार्डियोलॉजी वाले डिसाइड करते हैं, एंड वो एज वो डिसाइड करते हैं कि कब होगा। रेयरली ऐसा होता है कि वो पहले करना पड़ता है फिर ही हम अपना सर्जरी करते हैं। तो ये एक हो गया हार्ट का। फिर वैसे ही अगर मान लीजिए कोई हाथ में बेंड है, पैदाइशी तौर से ही बेंड हो सकता है, कंट्रैक्चर बोलते हैं, और या 2 फिंगर्स चिपके होते हैं एक साथ, या फिंगर एक्स्ट्रा हो तो कई डिपेंड्स, अगर माइनर है तो हम लोग करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ होता है तो हम प्लास्टिक सर्जरी में रेफ़र करते हैं। सिमिलरली जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर है, बच्चों में भी आता है जी, तो उनमें भी कई बार सिर में पानी भी होता है और ट्यूमर भी होता है, तो ये भी हम न्यूरो सर्जरी में भेजते हैं। सिमिलरली बैक में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, ऐसा नहीं है कि खाली जो बैक का बोन है वो खुला पड़ा है, नसें भी बाहर हैं, वो भी हम करते हैं, लेकिन साथ साथ कई बार जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसमें पानी हो सकता है, उसके अंदर कई बार फैट होता है उस स्पाइनल कॉर्ड के ही इसमें, तो फिर न्यूरो सर्जन को भेजते हैं। और सिमिलरली जो हड्डी के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर भी हैं पीजीआई में, तो उनके लिए भी कई बार हमें रेफ़र करना पड़ता है। जी श्रोताओ, इस समय आप आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम FM लाइफलाइन, और FM लाइफलाइन में आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेमा मेनन, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी पीजीआई चंडीगढ़। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों में जन्मजात कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन द्वारा किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और विस्तार से आप हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं कि कौन कौन से इस तरह के डिफेक्ट्स हैं जिनका सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको जब सर्जरी किया जाता है तो वो अपने आप तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो सारा का सारा दारोमदार जो है वो एक्सपर्ट का ही हो जाता है कि उसकी जो पोस्ट सर्जरी ठीक हो रहा है, क्या चल रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव जो आप देखते हैं वो किस तरह का एक चैलेंज रहता है, किस तरह से उसकी प्रोग्रेस देखी जाती है। जी, तो इसमें ऐसा है जैसे न्यूबॉर्न से लेके बड़े बच्चों में भी सर्जरी होती है। जी जी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शायद न्यूबॉर्न में होता है, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, उनका होता है जी। तो वो बच्चे को ऑपरेशन से पहले हम भी देखते हैं और वो भी अपनी तरफ से डिटेल में बेबी को देखते हैं या बड़े बच्चे को भी वो देखते हैं। तो ये होता है कि हमने पहले ही वो बच्चे को जितना हो सकता है हमें इसको स्टेबल करना है। कई बार क्या होता है, वॉक इन पेशेंट होता है ओपीडी में जो वैसे तो स्वस्थ है, कुछ प्रॉब्लम है जो आराम से सर्जरी हो सकती है। कुछ और बच्चे हैं जो बहुत इमरजेंसी स्टेट में आते हैं, जिनके शरीर में पानी नहीं होता, उल्टी हो रही है, और क्योंकि पित्त भी बाहर आ रहा है किसी पेट में रुकावट से, तो उनका जो सॉल्ट्स होते हैं, नमक होता है, वो शरीर में बहुत कम होता है। तो मेन चीज़ हमेशा ये होती है कि उसको पहले हम स्टेबल करें उस बच्चे को, कि वो बेहोशी टॉलरेट करे, और हो सकता है सर्जरी लंबा हो वो भी टॉलरेट करे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ऑपरेशन से पहले। और ऑपरेशन के समय भी हम बहुत ध्यान देते हैं कि ये बच्चा ठंडा ना हो, ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है छोटे बच्चे में। तो गर्म होता है, कमरा गर्म होता है, जो हम फ्लूइड देते हैं बच्चे को वो भी गर्म करते हैं, और हर जो एनवायरनमेंट है वहाँ वैसे होता है, और बहुत सफाई से होती है कि कोई इन्फेक्शन ना आए इस बच्चे को। जी जी। ऑपरेशन के बाद अगेन वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए तो जो छोटा बच्चा है उसकी रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है, उसका जो टिश्यू है वो बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक्टिव है और ज़्यादा। तो जब हम एडल्ट्स में देखते हैं कि इसको हाइपर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो हम देखते हैं, लेकिन शुगर की प्रॉब्लम बहुत रेयर होती है। तो इसलिए वो रिकवरी अच्छी होती है। अगर हमने पहले से अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये बच्चा जल्दी रिकवर करता है, ये हमने कई बार देखा है। अब बाकी चीज़ है कि आप कहते हैं कि हम इसको कैसे देखभाल करते हैं,
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आते हैं पेरेंट्स, उनको एक्चुअली बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता होता है। तो वो क्या कहते हैं, इससे पहले बच्चा कैसे था, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसका उनकी तरफ से जो हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि बच्चा खुद कुछ बोल नहीं पाता कई बार, तो हम उससे समझ लेते हैं। और सर्जरी के बाद भी हम कई सारी चीज़ें साथ साथ देखते हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैसे सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन का कैसे चल रहा है, पेट नरम है क्या, फेफड़े दोनों अच्छे से खुल रहे हैं। तो हमें देखते ही एक्चुअली एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत होता है, चाहे वो न्यूबॉर्न हो या बड़ा बच्चा हो। अब न्यूबॉर्न तो बोलेगा नहीं, फिर भी हम समझ जाते हैं। तो इसलिए पेन रिलीफ जो है हम पहले से ही देते हैं, ऐसा नहीं कि पेन होने के बाद एक दवाई देते हैं। हाँ जी। पहले से ही वो चलता रहता है 24 आवर्स एंड 2 दिन के बाद हम धीरे धीरे कम करते हैं। सिमिलरली जैसे फीड देना है, वो किस सिस्टम पे ऑपरेट हुआ उसके हिसाब से है। अगर आंतों में ऑपरेशन हो रहा है तो हो सकता है 4-5 दिन मुंह से कुछ ना दें, नाक में ट्यूब भी हो सकती है जिसमें से पित्त आ रहा हो, तो वो हम अपने आप देखते रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि कब देना है। तो कई बार छोटे बच्चों में जब हम दूध शुरू करते हैं तो वैसे भी वो शांत हो जाते हैं। तो ये तो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ, फिर हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ भी होती है, नर्सिंग स्टाफ भी होती है जो केयर करते रहे 24 आवर्स। जी। एक तो हम जन्मजात डिफेक्ट्स की बात कर रहे थे कि जो न्यू बॉर्न में होती हैं उनको किस तरह से सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। एक होता है कि एकदम से इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाना, जैसे अपेंडिक्स का फट जाना या फिर कोई और चोट लग जाना, तो उसमें भी आप सर्जरी करते हैं, तो वो किस तरह से दूसरी सर्जरी से अलग होती है? तो इसमें ऐसा है कि जैसे आपने कहा चोट लगने से, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे को चोट लगती है कई बार निगलेक्ट भी हो जाता है। जी जी। ये स्पेशली बाइसिकल इंजरी जो होती है, हमने देखा है साल में 10-15 बच्चे तो आ जाते हैं, पार्क में खेल रहे होते हैं, उनका कुछ पेट में बाइसिकल का हैंडल लग जाता है। इससे कई सारे चोटें हो सकती हैं जो सीरियस गंभीर हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चे आते हैं। फिर जैसे अपेंडिसाइटिस तो ठीक है, कई लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन साथ साथ ऐसे भी होती है कि जो आंत है पूरा ट्विस्ट हो गया। तो ट्विस्ट होना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि ट्विस्ट होने से उस आंत का जो खून का सप्लाई है वो बिल्कुल बंद भी हो सकता है एंड लाइफ लॉन्ग उस बच्चे का पूरा इंटेस्टाइन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे कई और भी बीमारियां हैं जो इमरजेंसी में आते हैं। तो इसमें हम जैसे हम इलेक्टिव और इमरजेंसी बोलते हैं। इलेक्टिव मतलब हम डेट देते हैं और बोलते हैं आप आके एडमिट हो जाइए जी। अब ये बच्चे तो हमारे जैसे पीजीआई में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, यहाँ आए तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने अपने जो भी उनका दर्द शुरू हुआ या वॉमिटिंग शुरू हुई, उनके शरीर में जो पानी है वो बहुत कम होता है ज़्यादातर। तो ये हम उनके यूरिन जो पेशाब जितना कर रहे हैं उसका रंग कैसा होता है, और उनका जनरल जो नब्ज देखते हैं पल्स वो वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और उनकी जनरल जो से बात करते हैं वो बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, शरीर भी ठंडा हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को रिससिटेशन मतलब उनको फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा हमें देना पड़ता है, और जो सॉल्ट्स की कमी है उसको भी हम ठीक करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस कारण ये हुआ है। तो अगर हमें डाउट है कि इसका इंटेस्टाइन, कई बार क्या होता है स्पेशली इन्फेंट्स में, मतलब 9 महीने 1 साल के बच्चे तक, उनका एक आंत एक और आंत के अंदर घुस सकता है। ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज ऑपरेशन नहीं, लेकिन हम जो स्टूल वाली जगह है वहाँ से हम एयर पास करके उसको वापस अपने प्रॉपर जो उसका अलाइनमेंट है वहाँ पे करते हैं। लेकिन ये जल्दी करना पड़ता है उससे पहले, लेकिन विदिन 4 आवर्स 6 आवर्स हमें इस बच्चे को स्टेबल करना है। तो फ्लूइड से, ये उसकी ब्लड टेस्ट से हमें पता लगता है कि क्या करना है, तो इनको थोड़ा जल्दी होता है। सेम थिंग विद अपेंडिसाइटिस, ऐसा नहीं है कि हर अपेंडिसाइटिस को तुरंत 2 घंटे में ही करना है। हम कई बार एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो वो डिपेंड्स उसके क्या स्टेटस है। ट्रॉमा जैसे हमने बोला, जो चोट लगी है, हर किसी ट्रॉमा में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, बट उनमें कई बार खून की कमी होती है। कई बार क्या होता है बच्चों में कि पॉलीट्रॉमा बोलते हैं, कि एक ही ऑर्गन में नहीं, उनकी सिर में चोट लगी होगी या कोई पैर में फ्रैक्चर हुआ होगा, स्पेशली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो, और पेट के अंदर जो जिगर है, स्प्लीन, तिल है, इन सब की चोटों से कई बार खून बहुत कम होता है, तो उनकी बीपी भी फॉल होती है और उनको ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है, और जहाँ से ब्लीडिंग होती है उसको बंद करना है। लेकिन जो पेट में जो चोट है उसको कई बार, जैसे सॉलिड ऑर्गन बोलते हैं, लिवर, स्प्लीन हो गया, कई बार किडनी का भी ट्रॉमा होता है,
तो उसको हम इमीडिएट सर्जरी नहीं करते हैं, वो उनको लेकिन बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है और जो कमियां हैं उनको ठीक करते हैं। लेकिन अगर आंतों में चोट है तो हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर प्रेमा, कुछ दशक पहले, कुछ साल पहले टॉन्सिल्स अगर बच्चों को होते थे तो उसको रिमूव करने का बहुत सजेशन दिया जाता था और कर भी दिए जाते थे। तो आपका क्या मानना है इसमें कि इस तरह के ऑपरेशंस अब आवश्यकता है या उसको वैसे ही ठीक कर लेना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से तो कई चीज़ें अपने आप ठीक भी हो जाता है। जो टॉन्सिल है वो एक तरह से एक बैरियर होता है। जो एक्चुअल जो टॉन्सिल का काम है वो हम जो खाते हैं, सांस लेते हैं, वो उसको थोड़ा कंट्रोल करता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम जो खाने पीने का हो और पानी हो, साफ़ पानी पिए, खाना भी ठीक से हाथ वॉश करके सब दांतों को साफ करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। वैसे रूटीनली टॉन्सिल का इलाज हम नहीं करते हैं, वो ENT में भेजते हैं। लेकिन मैंने जनरली देखा है कि इसकी सर्जरी इतनी जल्दी से कोई करता नहीं है। हाँ जी। और किस तरह के डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिसर्च में भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है PGI, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो लाइफस्टाइल के कारण आते हैं आजकल? अगर कोई इस तरह की स्टडी हुई हो, अगर आप बताना चाहें, तो क्या इससे लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है कि ये अपने आप होता है? ये एक चीज़ मैंने देखा है कि पित्त की थैली में स्टोन्स होना जी, तो ऐसा नहीं है कि बड़ों में ही होता है, ये हमने बच्चों में भी देखा है। तो इसमें थोड़ा सा टोटली लाइफस्टाइल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, खाने में ज़्यादा जंक फूड खाना, इससे इसकी इंसिडेंस थोड़ी बढ़ सकती है। तो ज़रूरी है कि बच्चे सब्जी फल अच्छे से खाएं, कॉन्स्टिपेशन ना हो एंड ओवर ईटिंग नहीं करना है। तो हर बार ऐसा नहीं है कि गॉल स्टोन जो है, पित्त की थैली में स्टोन आना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से है। लेकिन हाँ, वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि वज़न भी बढ़ रहा है कुछ बच्चों का, तो प्रॉपर एक्सरसाइज, खेलना, ये भी ज़रूरी है। दूसरा एक और है कि जैसे प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव के साथ, ये भी कई लोग बच्चों को क्योंकि आसान है तो दे देते हैं। लेकिन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रॉन्स डिजीज़ बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये सब भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसकी इंसिडेंस भी शायद लिंक्ड है हमारी लाइफस्टाइल से। जी। डॉक्टर प्रेमा मेनन, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी PGI चंडीगढ़, आज जो बच्चों में जन्मजात रोग पाए जाते हैं, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, उनका सर्जिकल इंटरवेंशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, फिर से आपने हमें बुलाया यहाँ पर और एक चांस दिया ये सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।